पाकिस्तान में आतंक का एक और आका ढेर हो गया। लश्कर का टॉप कमांडर रजुल्लाह निजमानी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने हाफिज के राइट हैंड को खल्लास कर दिया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास गोली मारकर हमलावरों ने उसे जहन्नुम भेज दिया। ये वही सैफुल्लाह था जो 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था। इसके अलावा 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। 2005 में आईआईएससी बेंगलुरु पर हमले की साजिश का मास्टरमाइंड था। सैफुल्लाह आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करता था। नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। लेकिन इसके खात्मे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर हो गया। पाकिस्तान का आतंकी प्रेम जगजाहिर हो गया। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें आतंकी सैफुल्लाह के जनाजे की हैं, जहां पाकिस्तानी झंडे में उसका जनाजा निकला। आतंकी के जनाजे में पाकिस्तान के कई अफसर शामिल हुए। आतंकी के जनाजे को राजकीय सम्मान दिया गया। इस दौरान कई लश्कर के आतंकी भी मौजूद थे। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब पाकिस्तान का आतंक के प्रति असली चेहरा उजागर हुआ हो। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में लश्कर और जैश के कई आतंकियों की कब्र खोद दी थी, तब भी आतंकियों के नमाज जनाजा में मुनीर के कई टॉप अफसर पहुंचे थे। शहबाज मुनीर ने आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहाए थे। तब पाकिस्तान के आतंक प्रेम की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. पाकिस्तान का पाप सामने आया। आतंक पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ, लेकिन आतंकियों के प्रति उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। लेकिन जब आतंक के गढ़ में ही आतंकियों का खात्मा होने लगा तो मुनीर की सेना में हड़कंप मच गया। सैफुल्लाह के ढेर होते ही आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की सुरक्षा बढ़ा दी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक सेना ने आतंकियों को ज्यादा मूवमेंट नहीं करने की सलाह दी। साथ ही भारत के सभी मोस्ट वांटेड को अंडरग्राउंड कर लिया। एक और खौफ के मारे पाकिस्तानी सेना ने अपने बेस में आतंकियों को शरण दी, तो दूसरी ओर आतंक के आका लश्कर सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान का हीरो बनाने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हाफिज सईद से हमदर्दी दिखाने के लिए जमात इस्लामी को आगे किया और पाकिस्तान की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शहबाज से मांग की गई कि पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल में कैद लश्कर सरगना को रिहा किया जाए। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बे खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। साफ है, जिसने सैकड़ों निर्दोषों को मारा, जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है, वो मुनीर और शहबाज का हीरो है। उसे पाकिस्तानी सेना की शह मिली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आतंक के हाफिज पाकिस्तान के हीरो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजीपी जैनी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा पीओके एक्टिविस्ट हैं। नाजिया इलाही खान सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं और महरान मरी बलोच एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जैनी साहब के पास चलूँगा और उनसे पूछने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जैनी साहब, आपको याद होगा कि पहले भी मसूद अजहर के हमलों पर जब ठिकानों पर हमला हुआ, उन ठिकानों से तमाम जिंदा और कुछ दफन आतंकी निकले। उसके बाद भी पाकिस्तान की सेना ने किस तरीके से उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, और कुछ वैसी ही तस्वीरें अब उस सैफुल्लाह के साथ दिखाई दे रही हैं। फिर बार बार पाकिस्तान इस बात का जिक्र क्यों करता है कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होता है? थैंक यू मनोज वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। बड़ा मजा आता है आपके साथ डिबेट करने में। जी शुक्रिया। देखिए, ऐसा नापाक देश पाकिस्तान जैसा दुनिया देख रही है। अभी मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है मनोज। अभी आप पिछले 5 मिनट में आपने सारी तस्वीर उनकी नंगी करके दिखा दी, किस तरीके से उनके बड़े बड़े जनरल्स जो है वो उनके आतंकियों के ताबूत पे सल्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से उनके जनाजों में शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से उनके जो आतंकी मारे गए हैं
वो नेशनल फ्लैग में ड्रेप करके जो ऑनर, जो वक़्त उनके सिपाहियों को नहीं दी जाती है, वो उनके आतंकियों को दी जा रही है। और किस बेशर्मी से उनका मिनिस्टर पार्लियामेंट में क्या लहजे में, क्या शुद्ध उर्दू में बोल रहा है कि जी हम उनको रिहाई की मुतालिबा करते हैं, उनको जेल से रिहा किया जाए। ऐसे देश के बारे में मनोज क्या कहा जा सकता है? दुनिया देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान इनको स्ट्रैटेजिक एसेट्स बोलते हैं, और वो यहां तक कह रहे हैं उनके मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कि ये गंदा खेल हम यूएसए के बिहाफ पे उनके बदौलत पिछले 3 दशक से खेल रहे हैं। 1971 के बाद मनोज, जब इनकी पिटाई हुई और बांग्लादेश अलग हो गया, इनकी 2 नेशन थ्योरी तहस नहस हो गई, तब इनको एहसास हुआ कि ये हमारे साथ कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते किसी भी हालत में। तो इन्होंने 2 रास्ते अपनाए। एक तो इन्होंने बोला 1000 साल हम घास खाएंगे लेकिन हम बम बनाएंगे, और दूसरा ये आतंकवाद करेंगे। आतंकवाद करेंगे, आप आतंकवाद का अगर जवाब दोगे तो हम जो है बम की धमकी देंगे, आपको बम का अब क्या हो गया कि ये सारी चीजें, 2 नेशन थ्योरी फ्लैट हो गई, आतंकवाद भी इनका फ्लैट हो गया। जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट वो तो इतिहास हो गए। अब जो ठुकाई हुई है इनकी सिंदूर में, पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही पिटाई होती थी, अब तो डीप इनसाइड पाकिस्तान, मुरीद के, सियालकोट, भावलपुर, आप देखो सरगोदा, कहाँ रहीम यार खान, सुकूर, अरे कहाँ नहीं जाके घर में मारा इनको। अब फिर भी अभी ये दिखा रहे हैं, अब पार्लियामेंट में उनकी रिहाई की जो है वो बिल्कुल उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और मेहमान, उनसे चर्चा कर लेंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। मिर्जा साहब, इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है आपको? इन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ये नहीं सुधरेंगे, और इसका जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। देखिए, दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान की एक बुनियाद है। पाकिस्तान बना ही दहशतगर्दी के ऊपर था। ये कम्युनलिज्म जो है उसका ये कम्युनलिज्म एक पोलाइट नाम दिया गया है दहशतगर्दी को, कत्लेआम को। उसको हम कहते थे कम्युनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया। भाई कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म है दूसरे को कत्ल करना, दूसरे को मारना, दूसरे से नफरत करना, दूसरे के लिए उसकी जिंदगी तंग कर देना। और इसी कम्युनलिज्म की बुनियाद पे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से काट के बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था। कम्युनलिज्म मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 से लेके जो सेपरेट लेजिस्लेटर किया था मुसलमानों और हिंदुओं का। ठीक है, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में शुरू से एक तनाव रहा, लेकिन उस तनाव को इंस्टीट्यूशनलाइज अंग्रेजों ने किया जी। वो तनाव सॉल्व करने के लिए उन्होंने नहीं कुछ किया, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। और वो चलते चलते सर सैयद अहमद खान, जिसको जैसे जो है वो मैं कहूँगा कि इंतहाई वतन दुश्मन लोग वो हीरो बनाए हुए हैं। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपने अपने घर की सफाई की है? मुझे ये बताएं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो क्यों लगा हुआ है? जिसने देश तोड़ा उसका फोटो क्यों लगाया हुआ वहां पे? उसका फोटो उठा के बाहर फेंके। आप ये बड़ी बात आपने कही है, और जब आप ये बात कर रहे थे, आपने ये बात उठाई तो नियाज इलाही मुस्कुराने लगी है। नियाज इलाही बात तो पते की कर रहे हैं। मनोज जी, हर हर महादेव और जय हिंद जी। बिल्कुल, बहुत उचित और बहुत सही बात कही है। और मैंने हमेशा 2017 से ये बात उठाई है कि भारत को 2 फ्रंट से नहीं 2.5 फ्रंट से लड़ना पड़ रहा है। आज अगर भारत से स्पाई हरियाणा से निकल रहे हैं, बंगाल से निकल रहे हैं, कर्नाटका से मुस्कान निकल रही थी और अलकायदा उसके पक्ष में बात कर रहा था, तो हमें अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है कि आज जितने भी भारत में जो वक्फ को लेकर के तमाशा बनाते हैं या यूसीसी को लेकर के तमाशा बनाते हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से
पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं, या जिन्ना के बनाए हुए शरिया को हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में समझाने की कोशिश करते हैं, या शरिया और इस्लाम को हमारे भारत में मनवाने की कोशिश करते हैं, तो हम जैसे 120 करोड़ की आबादी वाले ये प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाते हैं कि शरिया वो मानेगा जो जिन्ना को मानता है, इस्लाम वो मानेगा जो अरब का है, और कुरान वो मानेगा जो अरब से होकर के यहाँ आया है। भाई हम क्यों मानेंगे, हम संविधान मानेंगे। और एकदम उचित जवाब उन्होंने दिया है, अभी जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे पाकिस्तान से, कि आखिर जिन्ना का शरिया और जिन्ना की तस्वीर भारत कब तक ढोता रहेगा, कब तक ढोता रहेगा? क्या हम भी ट्रम्प चाचा की तरह बेवकूफ है क्या? आज ट्रम्प चाचा को IMF का लोन का खजाना उन्होंने खोला है, ये टेरर और टेररिस्ट को देने के लिए। क्या वो भूल गए हैं कि उसामा बिन लादेन के नाम पर कितना पाकिस्तान ने पैसा लिया था, और उसामा बिन लादेन को अपने ही तहखाने में रख करके रोटी और बोटी दिया था? हम पाकिस्तान के किस पर विश्वास तो करना छोड़िए, मैं तो थूकती हूँ पाकिस्तान पर। ये जो नया ISPR चीफ है, ये उसामा बिन लादेन के साथ उसका बाप काम करता था। अब आप सोचिए, सुल्तान बशीरुद्दीन, फादर ऑफ मेजर जनरल अहमद शरीफ, अब शाहिद अफरीदी जो निकाल रहा था कि भाई जो फतह हो गई, अब उसका भाई जो साकिब है कजन, वो खुद टेररिस्ट था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। तो ये पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया ही था आतंक के लिए, इस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया ही था बेहूदगी और बेशर्मी के लिए, इस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया ही था बम गोले बारूद के सप्लाई के लिए, इस पाकिस्तान को जिन्ना ने बनाया ही था इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर नंगा नाच करने के लिए। आज पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो ब्लोच के डॉक्टर मारंग से आंखें मिला करके ये बता सके कि डॉक्टर मारंग तुम झूठ बोल रही हो, हमने किसी बच्चे को किडनैप नहीं किया, हमने ब्लोच के बच्चों को उठा करके उसकी किडनी और अतड़ियां नहीं बेची हैं, हमने ब्लोच की महिलाओं को उठा करके बाजार में बिक्री नहीं किया है, हमने ब्लोच के बच्चों को मार करके कब्रिस्तान में दफन नहीं किया है। बोल सकता है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ के कलेजे में ताकत है कि डॉक्टर मारंग से सिर्फ सामना कर ले? नहीं कर पाएगा। भारत तो छोड़िए, भारत तो उसका बाप है। भारत नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं होता। गांधी और नेहरू के किए हुए गुनाह का हम लोगों को भरना पड़ रहा है सब कुछ। नियाज आपके पास आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की आर्मी बौखलाई है। पाक आर्मी की लश्कर आतंकवादियों के साथ बैठक भी हुई है POK में। ये बैठक POK में हुई है। POK में लश्कर आतंकियों से पाक आर्मी की मुलाकात हुई है। LOC पर पाक आर्मी और लश्कर आतंकवादियों ने दौरा भी किया है। सुरंग बनाकर भारत में घुसपैठ की प्लानिंग करने की भी कोशिश की गई है। घुसपैठ के लिए सुरंगों का सहारा ले सकते हैं आतंकी, इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। LOC पर जो दौरा किया गया है, उस दौरा करने का एक वीडियो जिसमें लश्कर और पाक के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, लश्कर के कमांडर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ बाकायदा मुलाकात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ये तमाम सारी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि गठजोड़ पाकिस्तान की सेना का, ISI का और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का कितना मजबूत है, वो दिखाई देता है। बलूच से मेरे साथ महरान मर्री जुड़े हैं। जिस बात का जिक्र अभी नियाज इलाही खान भी कर रही थी कि पाकिस्तान का दंश किस तरीके से बलूच ने झेला है, बलूचिस्तान ने झेला है, जो तकलीफें झेली और आज भी बलूचिस्तान झेल रहा है, बलूच के लोग झेल रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की हरकतें, पाकिस्तान की बदमाशी और पाकिस्तान की बेशर्मी खत्म नहीं होती। जी, मैं इनको सलूट पेश करता हूं, जिस खूबसूरती से इन्होंने इस नापाकिस्तान को बयान किया और एक्सप्लेन किया और डिस्क्राइब किया। बिल्कुल इनके अल्फाज करेक्ट हैं। जी, एक चीज आपने शुरू में फोटो दिखाई, सारे दहशतगर्द दाढ़ियों वाले और दो दहशतगर्द वर्दियों वाले साथ मिलके फातिहा पढ़ रहे हैं, कौन मरा कौन बचा, एक दूसरे के घर जा रहे हैं। ये एक ही जानवर है दोनों, खाली कपड़े डिफरेंट पहनते हैं, हुलिया थोड़ा डिफरेंट होता है और है एक ही जानवर। वो बोलते हैं पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। आप सारे फोटोओं में देखें, आपको पूरा इस नापाकिस्तान का वजूद, इसका बुनियाद,
सब कुछ नजर आएगा। जैसे डॉक्टर अमजद भाई ने कहा कि बिल्कुल ये एक दहशतगर्दी के बुनियाद पे बना है, नफरत पे बना है। और आप लोग एक चीज, आप लोग से माने, हिंदुस्तान एक चीज जो नहीं समझ रहा है, वी शुड नॉट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ ना पाकिस्तान। उसने ये घटिया हरकत जो किया टूरिस्टों को मारने का, उसको पता था कुछ रिएक्शन आएगा। वो ऑलरेडी बहुत बड़े घटनाओं में है, ये मुल्ला मुनीर जो है। अभी हम जो अभी भी बात कर रहे हैं इन घटिया फौज, इस नापाकिस्तान के बारे में, इनके रेटिंग्स चढ़ रहे हैं। इनके मुल्क के अंदर बकरियां रहते हैं, जो वहां इंसान नहीं है, वहां टोटली कंट्रोल्ड एक अवाम है जो इनके ही बातों पे चलता है। थोड़ा अवाम ने आंख खोल दिया था इमरान खान के बलबूते पे और वजूहत से, उसके विजन की वजह से, वो भी अभी खामोश हो गए, अभी डर गए कि अभी फिर से मुल्ला मुनीर के रेटिंग्स हाई हो गए, नापाक फौज के हाई हो गए कि हिंदुस्तान को हमने फतह कर दिया, हमने ऐसा बम मारा, हमने वो वैसा किया। तो बेसिकली इसका इलाज बहुत सिंपल है, हमको इस पे तजिया नहीं करना चाहिए। सबको पता है कि इसको डिसमेंटल होना है। हिंदुस्तान हिम्मत करे, आगे बढ़े। हमने पहल किया, आप हमारे सपोर्ट में आए, इसको तोड़ के खत्म करना है। क्या हम बोलते हैं सांप 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 डस रहा है, सांप डस रहा है, सांप को मार दें जी, सिंपल सोल्यूशन। हम क्यों इतना लेंथी और कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने आवाम को, अपने सियासतदान लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। इट हैज टू कम टू एन एंड एज सून एज, द सूनर द बेटर। ये बड़ा संकेत है। मेरे साथ जैनी साहब मौजूद हैं। जैनी साहब, आपने देखा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, उस तनाव में भी IMF ने एक बड़ी रसद, बड़ी इमदाद पाकिस्तान को दे दी। और अब जो तस्वीरें दिखाई दी हैं, तब जबकि मसूद अजहर के परिवार के लोग और उनके साथियों को जब उनका नमाज जनाजा था, उस वक्त भी पाकिस्तान के बड़े अधिकारी, कमिश्नर वहां पर मौजूद थे। और अभी सैफुल्लाह के टाइम पर भी दिखाई दे रहा है, बाकायदा जो आतंकवादियों की लिस्ट में हैं, जिनकी पहचान आतंकवाद के तौर पर है, उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दूसरे देशों को दिखाई नहीं देता है, ये उन लोगों को दिखाई नहीं देता, ये चाइना को दिखाई नहीं देता है, जिसमें वो उस बात का जिक्र करता है कि हम पाकिस्तान के साथ तो हैं, लेकिन आतंकवाद के साथ बिल्कुल नहीं है। जबकि पाकिस्तान और आतंकवाद का चोली दामन का साथ है, हर पल दिखाई देता है, सबूत निकल कर आते हैं, हर घटना के बाद निकल कर आते हैं। उसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम दूसरे देश जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जिसमें US ही क्यों ना हो, ट्रंप साहब ही क्यों ना हो, उन्हें दिखाई नहीं देता है। मनोज, जो आपने बात कही 16 आने सच, बिल्कुल इसके ऊपर मैं एक सेंटेंस बोलूंगा जो कि आपके को पैनलिस्ट और दर्शक का समझना जरूरी है कि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं हर एक कंट्री के, आपने चाइना का जिक्र किया, अमेरिका जिक्र किया, IMF का जिक्र किया और बाकी देशों का जिक्र किया, टर्की है, ईरान है, इस्तांबुल। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज भी हम जो पहले बोला करते थे, आपको याद होगा 90 के दशक में पाकिस्तान को अमेरिका ने फ्रंट लाइन स्टेट डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि जो उनकी रशियन से लड़ाई थी अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान ने ही तालिबान को खड़ा किया था और तालिबान को रशियंस के अगेंस्ट यूज कर रहे थे। अब क्या कहानी बाद में हुई और दोबारा हुई, और किस तरीके से अमेरिकन भागे दुम दबा के, और किस तरीके से वो पूरा अफगानिस्तान दोबारा 20 साल के बाद वापस तालिबान 2 के हाथ में आ गया, वो कहानी अलग है। बट आज भी पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी ए फ्रंट लाइन स्टेट, इफ नॉट फ्रंट लाइन, लेट मी से हाफ फ्रंट लाइन स्टेट ऑफ अमेरिका। आप देखें किस बदतमीजी से उन्होंने IMF का लोन जो है वो दिलाया है, ये डरा करके आप सीज फायर करा लो, आप समझी करा लो, सिंदूर को बंद कर दो, रोक दो, तब हम लोन देंगे। उनका DG रिंग कर रहा है, उनका जो मिनिस्टर है पार्लियामेंट में बोल रहा है हम तब समझी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। उनकी माली हालत इतनी गिरी हुई है, कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहे हैं, उनके पास खाना नहीं, उनके पास पेट्रोल नहीं। अब तो सिंधु ट्रीटी बंद होने के बाद में उनके पास पानी भी नहीं है। अब खरीफ की क्रॉप आ रही है, सूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। उनको क्यों नहीं एहसास होता? और मेरे से पहले वाले वक्ता ने बहुत सही बोला, बहुत सही शब्दों में बोला, ये सांप को हम क्यों सांप है
अरे सांप का सर काटो और खत्म करो यार, एक बार के लिए। व्हाई डोंट वी फिनिश द मौका मिला था जिनी साहब, मौका मिला था, छोड़ दिया। मौका मिला था, फिर से छोड़ दिया। And this can only happen, Manoj, I'll take 30 seconds more, if we balkanize Pakistan. I am not saying disintegrate Pakistan, पाकिस्तान को बर्बाद मत करो, ठीक है, पाकिस्तान रहेगा, हमारे लिए शायद और बवाल खड़ी हो जाएगी, लेकिन in Sindh we can make Sindh अलग from them. बलूचिस्तान has already declared independence. हमने लाल किले पे चिल्ला चिल्ला के बोला था हम बलूचों को सपोर्ट करेंगे, बलूच को सपोर्ट करेंगे। अरे अभी सपोर्ट करो भाई, उसको दो, साधो सामान दो, पैसा दो, रॉ दो, उनको एजेंट्स दो, इंटेलिजेंस दो, उनको उधर खैबर पख्तूनख्वा में हल्ला हो रहा है, जो तालिबान चाह रहा है कि डुरैंड लाइन को खत्म करो। अफगानिस्तान में तालिबान बोल रहा है कि डुरैंड लाइन खत्म करो। उनके खुद के देश में तहरीके पाकिस्तान तालिबान जो है, जिसको कि वो गुड तालिबान, वो तो जिनी साहब चल ही रहा है, क्योंकि सैफुल्लाह को अचानक से कुछ अनजाने लोग आकर ठोक कर चले गए, मार कर चले गए, तो ऐसे ही थोड़ी चले गए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, कुछ प्लानिंग हुई होगी, इसलिए मार कर चले गए। मेरे साथ डॉक्टर अमजद मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद, सबसे बड़ी बात है कि हाफिज सईद तो अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट में भी शामिल है, यूएस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी के तौर पर मौजूद हैं, और तलदा जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, जब भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ने की बात की थी, उस वक्त भी हाफिज सईद ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह का जिक्र किया था। और जब तनाव ज्यादा बढ़ गया तो तल्ला, जो कि हाफिज सईद का बेटा था, उसने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा था कि घबराने की बात नहीं है, मेरे अब्बू को आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। तो यह क्या दोहरा तरीका है? पीओके में आतंकवादियों के तमाम कैंप चल रहे हैं, लश्कर के कैंप चल रहे हैं, तमाम सारे ऐसे सबूत हैं, आजकल तो सैटेलाइट में सब पता चल जाता है। ये जीते जागते बयान वहां पर मौजूद हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो सेना है वो सपोर्ट कर रही है, इन्हें बचा रही है, इन्हें की रक्षा कर रही है। अभी जो वीडियो हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया वो भी पीओके में एक मीटिंग का है, जिसमें पाकिस्तान की सेना के लोग, लश्कर के लोगों ने बैठक की है, गले मिले हैं और प्लानिंग बनाने की कोशिश की है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सीज फायर में जिन बातों का जिक्र किया गया है कि भैया आतंकवाद नहीं होगा, ट्रंप साहब ने काला चश्मा लगा के ये कह दिया हो, लेकिन उस काले चश्मे के अंदर क्या है ये तो किसी को पता नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में नहीं होगी? देखिए, दो चीजों पे मैं यहाँ थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो लश्कर के साथ इनकी मीटिंग हुई है, ये एक नया हमला तैयार कर रहे हैं इंडिया पे, और ये आप देख लेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये दूसरा अटैक करेंगे। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है फ्रॉम ग्राउंड। अब पता नहीं वो उसको पोस्टपोन करते हैं या क्या करते हैं, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक तैयारी हो रही है एक और आतंकवाद हमले की इंडिया में। दूसरी बात यह है कि ट्रंप क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हमें आदत पड़ गई है दूसरों को जहन में रख के पॉलिसी बनाना। वो क्या कहेगा, इस पे क्या असर होगा, फलां कैसे देखेगा हमें, ये हम दूसरों को देख के तो अपना फैसला करते हैं। हम एक आजाद देश हैं, हमें किसी की पूछना नहीं है। अमेरिका ने किसी से पूछ के अफगानिस्तान पे हमला किया था, टोनी ब्लेयर ने किसी से पूछ के इराक पे हमला किया था, तो हमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ये खुद जब इनका दिल होता है कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं हम, यानी कि हमें खतरा है कि ये हो जाएगा हमला हम पे, इसलिए हमने पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। तो हमारे क्या, हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, हम क्यों नहीं कर सकते प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक? दूसरा आईएमएफ, देखिए 1993 के बाद इंडिया ने आईएमएफ से कभी लोन नहीं लिया, लेकिन अभी तक ये जो पैकेज है इसको मिला के 24 बेल आउट पैकेजेस पाकिस्तान को दिए गए हैं। तो किस चीज को बेल आउट कर रहे हैं? वो आवाम तो भूखी मर रही है, पहले से भी ज्यादा भूखी मर रही है। तो बेल आउट ये करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी को,
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार और वॉर जिंगोइज्म चलाने वाले जो हैं उनको बेल आउट कर रहे हैं ना। ये जनता को तो बेल आउट नहीं कर रहे। ये आईएमएफ ने वहां पे कोई दफ्तर तो नहीं खोला हुआ कि भाई जिसकी तनख्वाह 20,000 से कम है, आओ हम कर्जा दे रहे हैं, हमसे ले लो और ये साइन कर दो, 5 साल के बाद दे देना। ये तो पाकिस्तान और बददयांती का मैं सोच रहा था कि इंग्लिश में बददयांती को क्या कहते हैं, गालबन डिसऑनेस्टी कहते हैं। ये जितने भी आईएमएफ के कर्जे हैं ये बददयानती पर दिए गए हैं पाकिस्तान को। जब आप भी किसी को कर्जा देंगे मनोज साहब, तो आप ये जरूर जांच करेंगे कि भाई इसके पास कोई जॉब है, ये कल मुझे कर्जा वापस भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब आप मुझे ये ना बताइए कि आईएमएफ जो है इतनी स्टूपिड है कि उसके पास पाकिस्तान का इकोनॉमिक मैप नहीं है, चार्ट नहीं है, उसके पास उसकी प्रोजेक्शन नहीं है, उसके पास उसका माजी का इतिहास नहीं है। तो फिर एक ऐसे देश को कर्जे पर कर्जा क्यों दिया जा रहा है जो कर्जा वापस ही नहीं कर सकता, बल्कि कर्जा वापस करने के लिए उसको मजीद कर्जा चाहिए। ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। हमें अपनी आईएमएफ बनानी चाहिए, साउथ एशिया की आईएमएफ इंडिया को बनानी चाहिए अपने इस रीजन के लिए। बिल्कुल सही बात है। और इस बीच एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा, चूंकि डॉक्टर अमजद आईएमएफ की बात कर रहे थे, तो बेल आउट पैकेज से जो पहले लगाई गई शर्तें हैं वो हटा दी हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 शर्तें लगाई। बेल आउट पैकेज से पहले 11 शर्तों की एक लिस्ट थमा दी गई है पाकिस्तान को, और वो लिस्ट जो है वो पूरा करना होगा पाकिस्तान को, उस पर गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी शर्तें पहले भी लगाई गई हैं, और लेकिन पाकिस्तान ने क्या कभी गौर किया? आईएमएफ जब भी लोन देता है तो एक बड़ी शर्त ये भी होती है कि भाई इस पैसे का इस्तेमाल आप आतंकवाद के खिलाफ नहीं करेंगे, बल्कि इस बात का जिक्र चीन से भी जो पैसा मिलता है, चीन की सरकार भी ये आरोप लगा चुकी है कि आपने हमारे पैसे का ज़्यादातर इस्तेमाल तो भ्रष्टाचार में कर दिया। आपके यहाँ भ्रष्टाचार होता है, और वहाँ भ्रष्टाचार कौन करता है? वहाँ पर भ्रष्टाचार कोई और नहीं बल्कि सेना से जुड़े लोग ही करते हैं। लेकिन अब तक कितने आतंकवादियों को मार गिराया? एक डेटा है, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए दिखाता हूं। आप समझ जाएंगे कि आखिर कौन कौन से आतंकवादियों को मारा, कौन मरा, कहां पर मरा और कब मरा। गौर से अगर देखेंगे तो आप ग्राफिक के जरिए समझ सकते हैं कि ये सैफुल्लाह है, लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह, जो कि भर्ती करता है, आतंकवादियों की भर्ती करता है, उनके लड़ाकों की भर्ती करता है, चिन्हित करता है, ढूंढता है। वो सैफुल्लाह सिंध में मारा गया और 18 मई 2025 को मारा गया, जिसे लेकर बवाल हो रहा है कि सेना के तमाम लोग वहां पर क्यों पहुंच गए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लश्कर कमांडर अबू कताल झेलम में मारा गया और 15 मई को मारा गया। ये कई सारी परिस्थितियां हैं, और इन 2 कमांडरों के मरने से बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर भी मचा हुआ है कि आखिर इनके मरने पर, इनके जनाजे पर क्यों पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस वहां पर दिखाई दी। लश्कर आतंकी आमिर सरफराज लाहौर में मारा गया, 14 अप्रैल 2024 को मारा गया। लश्कर आतंकी अदनान अहमद कराची में मारा गया, 6 दिसंबर को मारा गया। ये मैं वो लिस्ट बता रहा हूं, उन आतंकवादियों की लिस्ट बता रहा हूं जो कि मारे गए हैं। इसके साथ साथ लश्कर का आतंकी अकरम खान खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, नवंबर 2023 में मारा गया। जैश का आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया, वो सियालकोट में मारा गया। हिजबुल कमांडर बशीर मारा गया, वो रावलपिंडी में मारा गया। और ये तमाम जो संख्या है मैं आपको बता रहा हूं कब मारे गए। 11 अक्टूबर 2023 को जैश का आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया। ये वो आतंकी हैं जिन आतंकियों के मरने के बाद लगातार उन्हें सम्मान देने की कोशिश की जा रही है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दफन किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि साहब हमारी सरजमी का इस्तेमाल तो कभी होता ही नहीं है। और तमाम ये जो आतंकवादी हैं इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है। जबकि नियाजी जो हैं वो भी बता रही थी कि साहब लादेन के साथ किसने काम किया, ISI के चीफ जो हैं वो लादेन के साथ काम कर चुके हैं, तमाम सारी चीज़ें। अब नियाजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। नियाज इलाही खान, ये जो मौका मिला था पाकिस्तान को एक बार ठीक करने का, सीज़ फायर हो गया
ट्रंप साहब काला चश्मा लगा के आ गए और इसमें कूद गए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर निराशा में हैं कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो देखो सुधरने को तैयार नहीं है। और डॉक्टर अमजद भी इस बात का जिक्र कह रहे हैं कि उनके पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि कभी भी भारत के ऊपर हमला हो सकता है, इसकी तैयारी हो रही है। लश्कर के साथ पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई प्लानिंग कर रही है, और इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ मसूद अजहर के ठिकानों पर, तमाम आतंकी ठिकानों पर घर में घुसकर किया हुआ, वो भी तो बिलबिलाकर बैठे होंगे, वो भी तो अपना बदला लेने की तैयारी कर रहे होंगे। और जब बदला लेने की तैयारी करेंगे तो ना पाकिस्तान की सेना बीच में आएंगी और ना ट्रंप साहब काला चश्मा लगाकर बीच आएंगे। प्रधानमंत्री ने उरी के बाद 2016 में कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। शायद पगलिस्तानियों को समझ में नहीं आया था कि जाहिलिस्तानियों को क्या समझाया जा रहा है, जो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से पहले समझा दिया गया। उसके बाद फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर कहा टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं हो सकता। और तीनों चीजों पर वो बिल्कुल कड़े उतरे हैं, स्टक उतरे हैं, और पीछे हटने वालों में से आदरणीय प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है और कोई गांधी परिवार का यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बैठा है कि 93,000 पाकिस्तान की सेना को बाहिफाजत भेज दिया जाएगा और 54 भारत की सेना का अता पता भी पाकिस्तानियों से नहीं पूछा जाएगा। ये मोदी की सरकार है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस ब्लफ पर पाकिस्तान जी रहा था कि एटमी ताकत है, पाव किलो का बम है, पौवा बम हम मार देंगे और किलो बम हम मार देंगे, हम अपनी एटमी ताकत को दिखा देंगे। आज उस एटमी ताकत के रेडिएशन में खुद ऐसे फंसे और मरे पड़े हैं कि कई डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान को खाली करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात जरूर उठी है, और क्योंकि ब्लोच के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से बन्नौर वगैरह में खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी खेल खेला जा रहा है, उसको भी ब्लोच को अपनी निगरानी में लेना चाहिए और वहां पर भी आगे यलगार कहना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो कभी मैप में था नहीं, नेहरू और जिन्ना की दोस्ती और गांधी के इंटरवेंशन से मैप में बना है, क्या पता कल को कभी दोबारा मैप में ना रहे, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि भारत देश का प्रधानमंत्री तो मोदी है, इंदिरा गांधी तो है नहीं कि उनको तो 71 में मौका मिला था कि पीओके ले आए, उनको तो 71 में मौका मिला कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश ना बना करके अखंड भारत में जोड़ ले। लेकिन इस बार मोदी की सरकार है और हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। चौथी बात मैं ट्रंप चाचा के लिए बोलना चाहती हूँ कि अमेरिका में सुकून शांति जो है ना, वो ट्रंप चाचा को पसंद नहीं आ रहा है। हिंदुओं को उन्होंने सेंटिमेंटली अट्रैक्ट कर करके अपने वोट में बढ़ोतरी तो कर लिया, क्योंकि हम सबको पता है कि 2 मिलियन से ऊपर वहां पर वोटर जो हैं ट्रंप चाचा के देश में, वहां पर हिंदू हैं। उन्होंने 2-4 जज्बाती बातें कह करके हिंदुओं से वोट तो ले लिया 1.7%, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जिन आतंकियों को वो IMF लोन का खजाना खोल के दे रहे हैं और जिस उसामा बिन लादेन के रिश्तेदारों और दोस्तों को दे रहे हैं, 9/11 क्या भूल गए हैं? या 9/11 के बाद अमेरिका से लेकर के वो पूरा स्टेट, पूरी कंट्री किस तरीके से बिना सोए जाग करके गुजारती थी कि कौन से टावर पर दोबारा उसामा बिन लादेन अपना एरोप्लेन घुसा देगा। इस बार कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप के कलेजे में ही सीधा घुसा दे। आतंकी ठिकाना, आतंकी सरजमीन, आतंक को रोटी बोटी देने के लिए ही जिन्ना ने पाकिस्तान को बनवाया था। और अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक मंत्री ने क्या बोला कि इंग्लैंड में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्ना से मुलाकात की थी और जिन्ना को कहा था कि तुम जाओ और पाकिस्तान को बचाओ, तुम जाओ पाकिस्तान की सरजमीन का ख्याल रखो। अब आप बताइए कि जब प्रॉफेट मोहम्मद जिन्ना को बोल रहे हैं तो ये लोग तो खलीफा बनेंगे ही ना। खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, मतलब इस्लाम का झंडा लहराना है और बम गोला बारूद चलाना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, सबको कत्ले आम करवाना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, सबकी बहू बेटियों को लूटना है। ये तो करना ही है भाई, ये तो आसमानी किताब बोल रहा है। अब जो 9 आतंकी ठिकानों को भारत में
भारत के सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नेस्त नाबूद बर्बाद किया, और सबसे बड़ा अचीवमेंट जो हुआ वो लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद के मदरसों को बर्बाद करना, सबसे बड़ा अचीवमेंट। लेकिन आश्चर्य वाली बात और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात मनोज जी ये है कि जो जैश ए मोहम्मद के मदरसे में पढ़ाया जा रहा था वही किताब तो हमारे भारत के भी मदरसों में पढ़ाया जाता है, सेम किताब पढ़ाया जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान ने अगर जरा सा भी चूं-चां किया तो ना ट्रम्प चाचा साथ में आएंगे, ना तुर्की के चाचा साथ में आएंगे लाल झंडा और चांद सितारा लेकर के, और ना ही चाइना के चिंगबिंग सामने में आएंगे। इस बार मोदी होगा और पाकिस्तान की सरजमीन होगी और बर्बादी का आलम लगता तो नाजिया लगता तो यही है, उम्मीद तो यही है, क्योंकि ये कहा गया है कि अब अगर होगा तो छोड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। मेहरान मर्री हमारे साथ मौजूद हैं। अगर 1960 से देखा जाए तो लगातार बलूच को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, बलूच के जो तमाम कबीले के लोग हैं उनसे झूठ बोलकर, कुरान की कसम खाकर बार बार बलूचिस्तान के लोगों के साथ धोखा करता रहा है पाकिस्तान, और अभी भी धोखा कर रहा है। क्या बलूच भी, अब ये मान लिया जाए, बलूच के लोग भी इस धोखे से तंग आ चुके हैं और वो अब पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहे हैं? जी, बलोच इस नापाक के धोखे को रोजे अव्वल से जानता है, लेकिन बलोच मजबूर है। बलोच अपने औकात के मुताबिक काफी अच्छा जंग लड़ रहा है आजादी के लिए अपने। अभी इंडिया को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि इंडिया इस दुश्मन को पालना चाहता है, इसको मारना चाहता है, इसके साथ फिर से निगोशिएट करना चाहता है, मतलब क्या तरीका कार इख्तियार करना चाहता है। तो जी एक और, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया जी। एक बात सबको मद्देनजर रखना चाहिए कि बांग्लादेश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो गंदा गेम नापाक फौज और नापाक एजेंसियां अभी बांग्लादेश में खेल रहे हैं, जैसे डॉक्टर अमजद साहब ने कहा कि फिर से अटैक होगा खुदा न खासा इंडिया पे, अगर होगा ये बांग्लादेश से होगा। ये बंगाली जो इनके नए प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, ये तो पूरा, वो ट्रम्प चाचा को भी इनवाइट किया है, वो चीनियों को भी बुलाया हुआ है, वो आईएसआई पहले से उधर ही बैठा हुआ है। अभी अफगानिस्तान इनके हाथ से गया, तालिबान समझ गए इन मुनाफिकों के गेम को। अभी ये बांग्लादेश को इस्तेमाल करेंगे एज ए स्प्रिंग बोर्ड, अपना सारा गंद इंटरनेशनल दहशतगर्दी फैलाना, शायद अमेरिका तक पहुंच जाए इनका दहशतगर्दी। लेकिन हमें महसूस होता है कि अभी ये बांग्लादेश को ये बुज़दिल फौज इस्तेमाल करेगा। ये बहुत बड़ी बात जिनी साहब कर रहे हैं मेहरान, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति है, क्योंकि ये कहा ज़रूर जा रहा है कि साहब वहाँ पर चुनाव होंगे, लोकतंत्र के तहत तो चुनाव होंगे, बड़ी परेशान की स्थिति है। लेकिन ऐसे में तब जबकि आवामी लीग पर रोक लगा दी गई है, बीएनपी जो है वो पस्त हुई पड़ी है, उसके पास कोई दम नहीं है, ऑक्सीजन उसके पास है नहीं है। ऐसे में अब वहाँ भी ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता भी सेना के हाथ में दिखाई दे रही है, और ये तब और ख़तरनाक हो सकता है भारत के लिए जब वहाँ पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के वर्तमान जो वजीर आलम हैं, चाहे वो एक्टिव हों, वो मिल के कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं, और अब पाकिस्तान के जरिए नहीं तो बांग्लादेश के जरिए भारत में बड़ी घुसपैठ की प्लानिंग चल रही है। जिनी साहब। हाँ मनोज जी, सॉरी मैंने आपका वो रजिस्टर नहीं किया। देखिए, जो आपने बात कही उस बात से मेरे से ज्यादा दुख किसी को शायद नहीं हो सकता है। क्यों मनोज, मैंने 1971 का युद्ध लड़ा है, मैंने बांग्लादेश के आजादी में हिस्सा लिया है, मैंने 8 महीने वहां पर लुंगी, बनियान और बाटा की चप्पल पहन के मुक्ति बहनी, गुनो बहनी, मुजीबो बहनी के साथ में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस होने में मदद की है। अब आप देखें कि हालात इस तरीके के हो गए, जबकि के हमारे 11,000 सिपाही हताहत हुए, अफसर हताहत हुए, कितने अपने लिम्स और अपने हाथ पैर लोगों ने खोए, अपने जान सलामती का नुकसान सहा। अब दोबारा पाकिस्तान को बांग्लादेश बिना लड़े मिल गया, बिना लड़े उनको वापस मिल गया। हमारे लिए मनोज एक और फ्रंट खुल गया है, और मुझे तो एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, मुझे एज ए नेशनल सिक्योरिटी वॉचर नहीं दिखता कोई रास्ता कि हम बांग्लादेश को अपने
अपने तरीके से ले आएंगे या समझा देंगे, क्योंकि जैसे अभी बलूच के वक्ता ने बोला कि वो वहां पर आईएसआई का दब्बा है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी का दब्बा है, वहां पे तालिबान वाले भी लोग आ गए हैं, आईएसपीआर का पूल पूरा बोलबाला है। ईस्ट पाकिस्तान हैज बीन रीबॉर्न, इट इज अ न्यू फ्रंट फॉर अस। तो अभी तो हमारे लिए बवाल बढ़ गया, और बहुत सही उन्होंने बोला कि अगली बार जो शायद कोई अगर होता है आतंक का ऐसा वारदात, तो वो बांग्लादेश से होगा, ऐसे इलाके में होगा जहां पे कि शायद हम अपने दिमाग में अमाम भी नहीं लगा सकते कि भाई यहां कैसे हो गया। तो प्रॉब्लम इज व्हाट इट इज, वेयर इट इज। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, we have not achieved much except to create a element of fear in the hearts of minds of Pakistan. लेकिन वो इतना बेशर्म देश है, इतनी बेशर्म सेना है कि वो बाज नहीं आने वाली। और ये करतूते, आज पहलगाम हुआ, कल बडगाम होगा, फिर कोई जलगाम होगा, और कुछ नहीं होगा तो चार धाम होगा। होगा तो मनोज, होगा जरूर। मैं डॉक्टर अमजद के पास आऊंगा, लेकिन नाजिया जी के पास जाऊंगा। कितने दुख की बात है जिसका जिक्र जेनी साहब कर रहे थे नाजिया जी, कि करीब 11,000 से ज़्यादा जवानों की शहादत को हमने देखा है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपने हाथ और पैर खो चुके, और खुद 8 से 9 महीने जेनी साहब वहाँ पर रहे हैं, उन्होंने आज़ाद कराया, और अब पाकिस्तान को बिना लड़ाई किए बांग्लादेश मिल गया। वहां पर उनकी सरकार बैठी हुई, वहां की आईएसआई बैठी हुई, वहां की आर्मी बैठी हुई है, और वो मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और कोई बड़ी घटना, कोई बड़ा मामला वहां से हो सकता है, इसे क्या कहेंगे? मनोज जी, कुत्ते के दुम में और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है, एकदम एग्जैक्ट। 10 जन्म गाड़ी है, वो टेढ़ा निकलेगा कुत्ते का दुम। उसी तरीके से पाकिस्तान को आप नहीं, तो क्या ये हमारा कूटनीतिक फेलियर है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था, खुद शेख हसीना ने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ अमेरिका से आए हुए गोरों ने मेरी सरकार में तख्ता पलट किया, इस बात का जिक्र किया है। तो क्या ये कूटनीतिक फेलियर है कि भले ही बाइडेन साहब चले गए, ट्रंप साहब वापस आ गए, लेकिन अभी भी डीप स्टेट काम कर रहा है, और डीप स्टेट या बाकी का जो अमेरिका है, या अमेरिका की विदेश नीति है या कूटनीति है, वो वहां जो कुछ भी भारत के खिलाफ हो रहा है उसे सपोर्ट किया जा रहा है? देखिए, एक वक्त था जब मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला गया था, और बंगालियों पे जो अत्याचार हुआ था, बंगालियों ने उस अत्याचार का पूरा पुरजोर बदला पाकिस्तानियों से लिया था और पतलून गीली करवा दी थी। और उसके बाद फिर शेख हसीना ने बांग्लादेश को संभाला, और शेख हसीना अल्टीमेटम देती रह गई कि कुछ गोरे हैं जो मेरे देश की तरफ आंखें उठा करके टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं। पर ना यूएन ने कोशिश किया सेव करने का, ना इंटरनेशनल कोर्ट ने किया, और ना ही G20 जैसी सभाएं होती रही, उस पर भी किसी तरीके की इस हिसाब से बात हुई। अभी जो ऑफिसर बोल रहे थे कि किस हिसाब अब जो होगा हमला वो बांग्लादेश के साथ मिल करके होगा, उसमें सबसे पहला जो नाम आने वाला है ना ऑफिसर साहब, वो आएगा पश्चिम बंगाल का। मैं अभी पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ, और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अंबार है, अंबार। और पश्चिम बंगाल में जो ग्राफ पे 27% मुस्लिम है, उसमें भी 20% मुस्लिम आप निकालिए जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मानसिकता के हैं। और देखिए कि 15 मई को भी दो लड़के ऐसे अरेस्ट हुए जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को इनहेंस कर रहे थे, और पाकिस्तान के जय जयकार कर रहे थे, और पाकिस्तान का जिंदाबाद कर रहे थे। बाद में काफी लोगों के कंप्लेंट के माध्यम से उसको अरेस्ट किया गया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये फेलियर किसका है? ये फेलियर मुझे लगता है कि ट्रंप चाचा जब से आए हैं तब से उन्होंने पूरा उद्यम मचाने की कोशिश कर ली है। डॉक्टर अमजद अयूब साहब को हम कोस रहे थे साहब, देखें मेरी बात सुने, खिलाड़ी निकल गए। हम कभी किसी का फेलियर, उसका फेलियर, इसका फेलियर, ये हम सब का फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर। वो कैसे है? वो इस तरह से है कि शेख हसीना इतने सालों से, 14 साल मेरे ख्याल है लगभग उन्होंने सरकार चलाई अपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो क्या करती रही है शेख हसीना? क्यों मदरसा कल्चर को उन्होंने खत्म नहीं किया?
सिर्फ जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने से तो बात नहीं होती। ये मदरसे आप इंडिया में चला रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, बांग्लादेश में चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अपीसमेंट की पॉलिसी पे, रिलीजियस फ्रीडम की जो पॉलिसी है उसकी आड़ लेके, उसका बेनिफिट लेके ये आतंकवादियों के संपोले, क्या होता है, सांप के बच्चे, ये वो वहां पे ट्रेन किए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अयूब साहब। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात का अपनी जो स्पीच उन्होंने जब पाकिस्तान में दी तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी जंग के लिए तैयार, वो भी जंग के लिए तैयार है, वो भी हिंदुस्तान से जंग करने जाएंगे। ये बड़ा संकेत है।